अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद हसन और आप देख रहे हैं द स्टडी मेट, जहां हम आपकी एफसीपीएस और दीगर मेडिकल इम्तिहानात की तैयारी को आसान बना रहे हैं। हम कई सालों से एफसीपीएस और दीगर मेडिकल इम्तिहानात की तैयारी में मदद फराहम कर रहे हैं और हमारे पेड कोर्सेज ने बेशुमार डॉक्टर्स की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। हम अपनी कुछ इंतहाई अहम पेड कोर्सेज को बिल्कुल मुफ्त फराहम कर रहे हैं ताकि हर तालिब इल्म को मेयारी तालीम का यकसा मौका मिले। ये इल्म सबका हक है और स्टडी मेट आपके साथ है। लेकिन याद रखें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन करें ताकि आपको हमारी तमाम नई वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि किसी भी लेक्चर की अपडेट आपसे मिस ना हो। चलें, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ द हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस बेसिकली पार्ट है आपका डायनसेफेलॉन का, जो बेसिकली मल्टीपल फंक्शंस जो है वो कैरी आउट करता है और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इसके न्यूक्लिया याद होने चाहिए। न्यूक्लिया याद करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाइपोथैलेमस है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक आ जाता है इसका इंटीरियर पार्ट, एक आ जाता है इसका ट्यूबरल पार्ट और एक आ जाता है इसका पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, अब याद कैसे रखने, पोस्टीरियर पार्ट में आपके दो जो है ना वो न्यूक्लियाई होते हैं। आप याद कैसे रखेंगे, निमोनिक है इसका PM। ठीक है, P से आ जाता है आपका पोस्टीरियर न्यूक्लियस और M से आ जाती है आपकी मैमिलरी बॉडी। जो ट्यूबरल पार्ट है, ट्यूबरल पार्ट में आपके खाने पीने वाले जो न्यूक्लियाई हैं, आपके जो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट करने वाले न्यूक्लियाई हैं और सेवेज बिहेवियर वाले, ये 3 ट्यूबरल में होते हैं। ठीक है, एक आपके पास आ जाता है लेटरल और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, ये 2 अलग-अलग हैं। ये आपके आ गए खाने पीने वाले। इसके बाद आपके पास आ जाता है आर्कुएट न्यूक्लियस, ये आपका आ गया रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स वाला। और तीसरे आपके पास आ जाता है सेवेज बिहेवियर वाला, जो कि है डॉर्सोमीडियल। अब आपने अगर ये 2 याद कर लिया ना कि पोस्टीरियर पार्ट में कौन से और ट्यूबरल पार्ट में कौन से हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको एंटीरियर के याद हो जाने हैं। जो इन दोनों में नहीं है वो सारे एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई आएंगे। एक तो बात ये है। अगली बात ये कि एंटीरियर पार्ट में है कौन से। एंटीरियर पार्ट में सबसे पहले आपने याद रखना है सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरा वेंट्रिकुलर। ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक जो है वो बेसिकली आपका ADH रिलीज़ कर रहा होता है और पैरा वेंट्रिकुलर जो है ये आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कर रहा होता है। मैं आपको बताता हूँ कि याद कैसे रखना है ये चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आपके पास इसमें आ जाते हैं एंटीरियर जो कूलिंग के लिए होता है। ठीक है, सुप्रा कियास्मेटिक जिसको आप इंटरनल क्लॉक की तरह देखते हैं। ठीक है, और प्री ऑप्टिक। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको ये पोस्टीरियर वाले जिसमें पोस्टीरियर और मैमिलरी, ट्यूबरल वाले जिसमें लेटरल और वेंट्रोमीडियल खाने पीने वाला, आर्कुएट जो है वो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स वाला, और सेवेज जो है वो बेसिकली सेवेज बिहेवियर वाला जो है ना वो डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस। अगर आपको ये याद है तो बाकी सारे आपके एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस में आएंगे, जिसमें सुप्रा ऑप्टिक है, पैरावेंट्रिकुलर, प्री ऑप्टिक है, एंटीरियर और सुप्रा कियास्मेटिक है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपकी डायग्राम। इससे आप कैसे अब याद रखेंगे, ये देखिए आप, ये आपका
सारे का सारा जो पार्ट है ना वो है ट्यूबरल, ये पार्ट सारा ये ट्यूबरल है, ठीक है। तो ट्यूबरल में मैंने आपको बताया था कि एक होता है लेटरल, एक होता है वेंट्रोमीडियल, ये देखिए वेंट्रोमीडियल यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक आ गया आपका जो है वो आर्कुएट, ये आर्कुएट आ गया आपका, ठीक है। वेंट्रोमीडियल आ गया, आपका आर्कुएट आ गया। इसके अलावा आपका डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। ये आपका ट्यूबरल पार्ट है ये वाला। फिर पोस्टीरियर पार्ट में मैंने आपको पीएम से याद करवाया था, एक पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस वाला न्यूक्लियस आ गया और एक मेमेलरी बॉडी आ गई। और एंटीरियर में आपके बाकी सारे आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पैरावेंट्रिकुलर आ जाता है, आपका जो है वो आ जाता है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस आ जाता है, आपका सुपर ऑप्टिक आ जाता है, सुप्राकियास्मेटिक आ जाता है, ठीक है, और एंटीरियर न्यूक्लियस आ जाता है। तो ये आपकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसी चीज़ की जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। अब आगे चलते हैं कि इनके फंक्शंस कैसे याद रखने हैं, ठीक है। वो इस तरह याद रखने हैं कि आपको ये याद रखना चाहिए, इसके जो तरीके है ना याद करने का फंक्शंस, वो जिस अंदाज में मैंने ये टेबल बनाया है उसी अंदाज में अगर आप याद करेंगे तो आपको ईजिली याद रहेगा। अब ये देखिए, ये खाने पीने वाले और सैवेज बिहेवियर वाले न्यूक्लियाई हैं। एल से लेटरल, एल से लाओ खाना, ठीक है। तो ये हंगर को प्रमोट करता है, लेटरल न्यूक्लियस लाओ खाना हंगर को प्रमोट करता है। ग्रेलिन से स्टिमुलेट होता है, जितना ये स्टिमुलेट होगा उतना भूख ज़्यादा लगेगी। और इनहिबिट होता है लेप्टिन से, लेप्टिन जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है फ्रॉम एडिपोसाइट्स, ठीक है। तो जब एडिपोसाइट ज़्यादा होंगे तो फिर भूख कम लगेगी, ठीक है। तो लेटरल लाओ खाना हंगर को प्रमोट करता है, और अगर हंगर को प्रमोट करने वाला न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है तो ऑब्वियसली हंगर प्रमोट नहीं होगी और स्टार्वेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर वेंट्रोमीडियल, वो इसका उल्ट है, ठीक है। ये खाना रोक देता है, ठीक है। ये हंगर को कम करता है, सैटिस्फैक्शन को प्रमोट करता है, इसीलिए ये लेप्टिन से स्टिमुलेट हो रहा होता है। और अगर ये वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस डैमेज होता है, ठीक है, जो बेसिकली हंगर को कम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से फिर हंगर ज़्यादा होने लग जाएगी अगर ये डैमेज हो जाता है, तो हाइपरफेजिया होता है। डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस मैंने आपको अभी बताया है कि ये सैवेज बिहेवियर के लिए होता है। फिर आ जाते हैं दो इंटीरियर और पोस्टीरियर। इसको आपने कैसे याद रखना है, एसी होता है ना हमारे पास, एसी इंटीरियर कूलिंग के लिए होता है और कूलिंग पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से होती है। तो आप सिंपली याद रखते हैं इंटीरियर कूलिंग के लिए और पोस्टीरियर हीटिंग के लिए, ठीक है। पोस्टीरियर सिम्पैथेटिक को भी एक्टिवेट करता है, तो ये आपको इस तरीके से याद रह सकते हैं। हाँ, अगर इंटीरियर डैमेज होता है तो कूलिंग नहीं होगी और हाइपरथर्मिया होगा, पोस्टीरियर डैमेज होता है तो हीटिंग नहीं होगी और हाइपोथर्मिया होगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाले पार्ट याद करना है इसका, जिसमें आपके हार्मोन्स आ जाते हैं सारे, ठीक है, रिलीज़ करने वाले जो न्यूक्लियाई हैं। सबसे पहले आ जाता है सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर। इसको आपने कैसे याद रखना है कि ऑब्वियसली ये हमें ये पता है कि सुपर ऑप्टिक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई एडीएच और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब कौन सा कर रहा है प्रोड्यूस, उसको याद करने की टेक्निक क्या है, ठीक है। जो सिंपल टेक्निक मैंने यूज़ की हुई है, याद रखी हुई है, वो ये है कि देखिए सुप्रा ऑप्टिक में ओ आता है तो लगता ही है कि शायद इसने ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करना है, लेकिन ये एडीएच प्रोड्यूस करता है या वेसोप्रेसिन, ठीक है। जबकि पैरावेंट्रिकुलर में वी आता है तो लगता है ऐसे है कि शायद इसने वेसोप्रेसिन प्रोड्यूस करना है, लेकिन ये ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है। तो ये इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं जिस तरह मैंने याद किया हुआ है, ठीक है। सुप्रा ऑप्टिक एडीएच प्रोड्यूस करता है, और अगर एडीएच प्रोड्यूस नहीं होगा तो बेसिकली आपकी डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाएगी, ठीक है। और पैरावेंट्रिकुलर मैंने बताया ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है, और ऑक्सीटोसिन बेसिकली प्रोड्यूस हो रही होती है फ्रॉम द मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स इन द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास प्री ऑप्टिक और आर्कुएट। प्री ऑप्टिक जो है वो बेसिकली आपका जीएनआरएच प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। और अगर प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है बिफोर प्यूबर्टी तो अरेस्टेड सेक्सुअल डेवलपमेंट हो जाती है, और अगर प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस आफ्टर प्यूबर्टी डैमेज होता है तो उसकी वजह से एमेनोरिया और इम्पोटेंस हो जाती है,
ठीक है, ये तो समझ लग रही है हमें, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जबकि आर्कुएट की मैं बात करूं, अगर आर्कुएट जो है वो भी हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स रिलीज कर रहा होता है, और डोपामीन भी। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि डोपामीन भी रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर आर्कुएट न्यूक्लियस जो है वो डैमेज होता है तो डोपामीन प्रोड्यूस नहीं होगा, ये याद रखना है आपने। अब डोपामीन प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसकी वजह से इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है डोपामीन का ऑन प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगा। जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से क्या होगा आपका एमेनोरिया ग्लैक्टोरिया। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद अगले दो जो न्यूक्लियाई हैं उनको किस तरीके से याद रखना है। देखिए, सुप्राकियास्मेटिक, इंटरनल क्लॉक, मास्टर क्लॉक, ठीक है, जो सर्केडियन रिदम को कंट्रोल कर रहा है, और ये डायरेक्ट इनपुट ले रहा होता है फ्रॉम द रेटिना। और मेमोरी बॉडी, एम से मेमोरी बॉडी, एम से मेमोरी। ठीक है, मेमोरी बॉडी मेमोरी के लिए होता है जो इनपुट ले रही है डायरेक्टली फ्रॉम द हिप्पोकैम्पस। ये याद रखने हैं आपने चीज़ें, इसी तरीके से याद रखेंगे तो फिर ये नहीं भूलती। अगर किसी और तरीके से करेंगे तो मेरे ख्याल से मुश्किल होगा याद रखना। फिर आ जाता है आपके पास एपिथैलेमस और सबथैलेमस। एपिथैलेमस का आपको ये पता होना चाहिए कि ये बनता किससे है। एपिथैलेमस बन रहा होता है आपका पिनियल बॉडी से और हैबेन्यूलर न्यूक्लियाई से, और ये मेलेटोनिन सिक्रीट कर रहा होता है। ठीक है, तो एपिथैलेमस बन रहा होता है फ्रॉम द पिनियल बॉडी एंड हैबेन्यूलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और ये मेलेटोनिन सिक्रीट कर होता है। जबकि सबथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया सर्किटरी। अगर सबथैलेमस जो है वो डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से हेमीबिलिस्मस कॉज होता है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, तो ये थे आपके न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस इन डिटेल, जिसमें आपके फंक्शंस भी बताए गए हैं, इनकी डिवीजन भी बताई गई है, और ये भी बताया गया कि अगर ये डैमेज होते हैं तो क्या क्या होता है। अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ की तरफ कि किस तरीके से पूछे जा चुके हैं। हाइपोथैलेमस डैमेज अलॉन्ग विद ऑप्टिक कियाज्म डैमेज, हाइपरफेजिया। क्योंकि यहाँ पे हाइपरफेजिया इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका सैटाइटी सेंटर डैमेज हो रहा है। ठीक है, सैटाइटी सेंटर आपका कौन सा है जी? सैटाइटी सेंटर है आपका वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो है वो आपका, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। ये ऑप्टिक कियाज्म के पास होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर फीमेल विद स्ट्रेंज फीडिंग बिहेवियर एंड वेट लॉस, तो लेटरल हाइपोथैलेमस का इशू है। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें हम ये देख सकते हैं, ठीक है, कि बिहेवियर स्ट्रेंज है और वेट लॉस है। ठीक है, तो इसका मतलब खाने वो नहीं खा रही। ठीक है, तो इसका लेटरल हाइपोथैलेमस डैमेज हुआ है। फिर नॉट रिलेटेड टू पेन ट्रांसमिशन हाइपोथैलेमस, ये याद रखना है। अब लेटरल हाइपोथैलेमस डैमेज हुआ तो लाओ खाना नहीं होगा तो हंगर कम हो जाएगी। ठीक है, बीटा एंडोर्फिन्स जो है वो हाइपोथैलेमस में होती हैं। शिवरिंग सेंटर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में होता है, अंडरस्टूड है। ठीक है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का काम क्या है हमारा? हीटिंग करवाना, तो शिवरिंग भी वहाँ से ही होती है। ठीक है, और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस आपके जो सिंपैथेटिक है उसको एक्टिवेट कर रहा होता है। ठीक है, सैटाइटी जो है वो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड होती है, और हंगर जो है वो लेटरल न्यूक्लियस के साथ जो है ना वो एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो ये था सारा आपका इन डिटेल हाइपोथैलेमस, जिसमें हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए, इनके फंक्शंस डिस्कस किए, इसकी लोकेशंस डिस्कस की, इसको याद करने का तरीका डिस्कस किया। अगला टॉपिक जो हमने पढ़ना है दैट इज़ द थैलेमस। थैलेमस में थैलेमिक न्यूक्लियाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ये चीज़ को क्योंकि ये बार बार पूछी गई और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेजर रिले है ना थैलेमस, वो सारी सेंसरी सेंसेशंस के लिए मेजर रिले है थैलेमस। ठीक है, सिवाय एक चीज़ के, स्मेल, ऑल्फैक्शन। स्मेल डज नॉट रिले इन थैलेमस बिफोर एंटरिंग द कॉर्टेक्स। ठीक है, वाहिद सेंसेशन है जो थैलेमस में रिले नहीं होती, दैट इज़ द सेंस ऑफ स्मेल। अब थैलेमिक न्यूक्लियाई में वैसे तो याद करने मुश्किल होते हैं, लेकिन एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक है याद करने की। अगर आप उस तरीके से याद रखेंगे फिर ये कभी भी नहीं भूलते। ठीक है, आपने थैलेमिक न्यूक्लियाई को 3 पेयर्स में याद करना है। 6 न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, तो 3 पेयर्स में याद करना है, और जिस तरह मैं याद करवाऊंगा उसी तरह ज़हन में रखना है। पहला पेयर जो है वो है आपका वेंट्रल पोस्टरोलेटरल
एंड वेंट्रल पोस्टरोमीडियल न्यूक्लियस। अब इसको याद कैसे रखना है? वेंट्रल पोस्टरोलेटरल में आपका एल आ रहा है, एल से आपने याद रखना है कि बेसिकली लिम्स और बॉडी सेंसेशंस के लिए जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो है आपका वेंट्रल पोस्टरोलेटरल। और एम से आपने मुंह याद रखना है, ठीक है, कि यानी कि द न्यूक्लियस ऑफ द फेस एंड द न्यूक्लियस ऑफ द टेस्ट, मुंह से रिलेटेड है ना, ठीक है, वो है आपका वेंट्रल पोस्टरोमीडियल न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि जो आपका वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपकी सारी लिम्स की और बॉडी सेंसेशंस जो है वो कंट्रोल कर रहा है, जिसमें वाइब्रेशन, पेन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, लाइट टच और टेम्परेचर आ जाता है। और वेंट्रल पोस्टरोमीडियल जो है ये आपकी फेस सेंसेशंस और टेस्ट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो अगर इनके इनपुट की बात करें तो ऑब्वियसली वेंट्रल पोस्टरोलेटरल में आपका इनपुट सारा आना चाहिए प्रोप्रियोसेप्शन और बॉडीली सेंसेशंस का, जो स्पाइनोथैलेमिक और डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम के थ्रू आता है इनपुट इसका। जबकि वेंट्रल पोस्टरोमीडियल जो है वो फेस और टेस्ट के, तो यहाँ पे ट्राइजेमिनल और गस्टेटरी पाथवे के थ्रू इसका इनपुट आता है। और इन दोनों का जो आउटपुट है वो आपका प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जाएगा डायरेक्टली इनटू द पैराइटल लोब ब्रॉडमैन एरिया 3-1-2, ठीक है। तो पहला पेयर आपका वेंट्रल पोस्टरोलेटरल वेंट्रल पोस्टरोमीडियल है। अगर किसी वजह से आपके ये न्यूक्लियाई डैमेज होते हैं तो फिर आपका कंप्लीट कॉन्ट्रालैटरल सेंसरी लॉस होगा और सवियर प्रोप्रियोसेप्टिव डिफेक्ट्स आएंगे, जिसकी वजह से गेट आपकी अनस्टेडी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका पहला पेयर। अब चलेंगे दूसरे पेयर की तरफ। दूसरा पेयर है आपका लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस एंड मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। अब इसको आपने किस तरीके से याद रखना है? जेनिकुलेट, ठीक है, एक सेंसरी सी चीज़ है ना, एक सेंसिटिव सी चीज़ लग रही है, जेनिकुलेट, ठीक है। तो आपकी जो मेजर सेंसेशंस हैं वो याद रखिए जेनिकुलेट न्यूक्लियस से कंट्रोल हो रही है, ठीक है। उसमें क्या क्या आ जाती है? एल से याद रखना है लेटरल, एल से याद रखना है लाइट, ठीक है, कि ये बेसिकली आपकी विजन वाली सेंसेशन जो है वो लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में रिले हो रही है। और एम से मीडियल, एम से म्यूज़िक, यानी कि आपकी हेयरिंग या ऑडिटरी वाली जो सेंसेशन है वो मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में रिले हो रही है। अब अगर इनके इनपुट की बात करें तो ऑब्वियसली लाइट वाले का इनपुट आपका आएगा क्रेनियल नर्व 2 से, जबकि जो लेटरल जेनिकुलेट जो मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है इसका इनपुट आएगा फ्रॉम द सुपीरियर एंड इंफीरियर बेसिकली सुपीरियर ऑलिव एंड इंफीरियर कॉलिकुलस ऑफ द टेक्टम, ये इनपुट है। अब जाएगा कहाँ? ठीक है, वो भी कॉमन सेंस है, नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग टू मेमोराइज, ठीक है। लाइट वाला के आउटपुट आपका कहाँ पे जाना चाहिए? आपका जाना चाहिए जो विजुअल कॉर्टेक्स है, ठीक है। विजुअल कॉर्टेक्स आपकी होती है इन द ऑक्सीपिटल लोब, और जो आपकी हियरिंग या ऑडिटरी है, ठीक है, वो आपका जाना चाहिए ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये आपके 4 न्यूक्लियाई हो गए, वेंट्रल पोस्टरोलेटरल, वेंट्रल पोस्टरोमीडियल, फिर लेटरल एंड मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियाई। जेनिकुलेट से याद रखना है, एल से लाइट, एम से म्यूजिक, ठीक है, इसी से याद रह जाएगा। अब चलते हैं आखिरी पेयर की तरफ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है,
वो आपका आ जाता है, एक है पहला वेंट्रल लेटरल, और दूसरा यहाँ पे वेंट्रल था ना तो यहाँ पे डोर्सल आ जाएगा, यहाँ पे लेटरल था तो यहाँ पे मीडियल आ जाएगा। एक है वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस, एक है डोर्सल मीडियल न्यूक्लियस। अब याद क्या रखना है कि जो आपका वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस होता है ना, ठीक है, इसका इनपुट होता है फ्रॉम बेसल गैंग्लिया एंड सेरिबेलम, ठीक है। और ये बेसिकली जो आपका इनपुट होता है ये इन दोनों से आ रहा होता है, ये आपकी मोटर सेंसेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, और अल्टीमेटली ये जो है इसको जो आउटपुट होता है वो जा रहा होता है इनटू द मोटर कॉर्टेक्स, जो है फ्रंटल लोब में। जब जहाँ तक बात है डोर्सोमीडियल की, डोर्सोमीडियल में आपने इस एम से याद रखना है, ठीक है, याद रखना है इसको अलहदा से, इसलिए एम से आप मेमोरी याद रखें कि ये मेमोरी कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और अगर ये डैमेज होता है तो फिर आपका एम को ही उल्टा कर दें, तो जो सिंड्रोम होता है दैट इज़ कॉल्ड एज वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है, ये याद रखना है आपने। एक आखिरी चीज़ जो आपने पूरे इसमें थैलेमिक न्यूक्लिया में याद रखनी है कि कुछ और न्यूक्लियाई भी होते हैं दैट आर कॉल्ड द मिड लाइन न्यूक्लियाई, ठीक है, जिनको कहते हैं इंट्रा लैमिनल न्यूक्लियाई, और ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इन अराउजल, ठीक है। तो 3 पेयर्स हैं आपके, वेंट्रल पोस्टरोलेटरल, वेंट्रल पोस्टरोमीडियल, एल से लिम्स और बॉडी सेंसेशंस आ जाती हैं आपकी, और एम से मुंह वाली चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। फिर लेटरल और मीडियल जेनिकुलेट, एल से लाइट, एम से म्यूज़िक, और फिर वेंट्रल लेटरल डोर्सोमीडियल, वेंट्रल लेटरल जो है वो मोटर कॉर्टेक्स की तरफ जाएगा, और डोर्सोमीडियल में एम से मेमोरी याद रखना है, और इसको ही उल्टा कर देना, जब ये डैमेज होगा तो वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम होगा, और मिड लाइन न्यूक्लियाई हैं जो इंट्रालैमिनल होते हैं और ये अराउजल में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिटेल में डिस्कस करना है दैट इज़ द इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल क्या है? बेसिकली एक सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर है जो कॉर्टेक्स से नीचे आता है, जो सेपरेट कर रहा होता है लेंटिकुलर न्यूक्लियस को दो चीज़ों से। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लेंटिकुलर न्यूक्लियस क्या होता है। लेंटिकुलर न्यूक्लियस बनता है दो चीज़ों को मिला के, प्यूटमन और ग्लोबल पैलेटस को मिला के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को मिला के कहते हैं हम लेंटिकुलर न्यूक्लियस। अब लेंटिकुलर न्यूक्लियस से दो चीज़ों को डिवाइड करता है इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल के अपने 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका एंटीरियर लिम्ब, एक होता है इसका जीनू या बॉडी, और एक आ जाता है इसका पोस्टीरियर लिम्ब। एंटीरियर लिम्ब जो है वो लेंटिकुलर न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा होता है फ्रॉम द कॉर्डेट न्यूक्लियस। जो पोस्टीरियर लिम्ब होता है वो लेंटिकुलर न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा होता है फ्रॉम द थैलेमस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर ने थैलेमस से डिवाइड करना है और एंटीरियर लिम्ब ने करना है फ्रॉम द कॉर्डेट। अब अगली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो पता होनी चाहिए, वो है इसकी ब्लड सप्लाई पहले, और उसके बाद इसमें से ट्रैक्ट्स कौन से गुजर रहे हैं। ब्लड सप्लाई की जहाँ तक बात करें तो एक तो आपने चीज़ ध्यान में रखनी है, जो मेजर ब्लड सप्लाई है पूरे इंटरनल कैप्सूल की, दैट इज़ बाय लेंटिकुलोस्ट्राइएट ब्रांचेस ऑफ द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। लेंटिकुलोस्ट्राइएट वेसल्स ऑफ द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अब बेसिकली याद क्या रखना है आपने, ठीक है, कि जो पोस्टीरियर लिम्ब है और जीनू है, ठीक है, ये तो होता ही मिडल सेरिब्रल आर्टरी के लेंटिकुलोस्ट्राइएट ब्रांचेस है, ये आप देख सकते हैं, ये और ये, ठीक है। हाँ,
जीनू का जो लोअर पार्ट है वो कुछ हद तक जो है वो डायरेक्ट ब्रांचेस इंटरनल कैरोटिड से आ जाती हैं या रिकरेंट ब्रांच एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से आ जाती है, लेकिन इसका मेजर सप्लाई फिर भी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का लेंटिकुलोस्ट्राइड ब्रांचेस ही हैं। और पोस्टीरियर लिम्ब की भी ऐसे ही है कि लोअर पार्ट जो है वो शायद थोड़ा सा कभी कभी एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी से आ जाता है जो इंटरनल कैरोटिड की डायरेक्ट ब्रांच है, लेकिन मेजर पार्ट जो है इसका वो लेंटिकुलोस्ट्राइड ब्रांचेस ऑफ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से ही आ रहा है। ठीक है, तो जीनू और पोस्टीरियर लिम्ब में आप सिंपल ये कह सकते हैं कि पोस्टीरियर लिम्ब, ठीक है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी प्लस इंटरनल कैरोटिड, ठीक है। जीनू आ गया आपके पास मिडिल सेरेब्रल आर्टरी प्लस इंटरनल कैरोटिड प्लस अपार्ट फ्रॉम एंटीरियर सेरेब्रल, लेकिन मेजर इन दोनों का मिडिल सेरेब्रल ही है। एंटीरियर लिम्ब की जहाँ तक ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो इट इज़ सप्लाइड बेसिकली बाय, इसमें जो मेजर सप्लाई है, ठीक है, वो ये वाली है वेबनर आर्टरी जो एंटीरियर सेरेब्रल का पार्ट है। हाँ, अपर पार्ट इसका लेंटिकुलोस्ट्राइड ब्रांचेस मिडिल सेरेब्रल से आ रहा है, लेकिन इसमें मेजर पार्ट जो है वो आपका आ रहा है फ्रॉम एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो वेबनर आर्टरी है, ठीक है, जो रिकरेंट ब्रांच है एंटीरियर सेरेब्रल की। लेकिन ओवरऑल अगर इंटरनल कैप्सूल में पूछता है देन इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, ये तो हो गई इसकी ब्लड सप्लाई। अब अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि इसमें ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका एंटीरियर लिम्ब है ये वाला, एंटीरियर लिम्ब में आपके दो ट्रैक्ट्स होते हैं। एक है थैलेमोकॉर्टिकल जो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। थैलेमोकॉर्टिकल का मतलब है कि थैलेमस को कॉर्टेक्स के साथ जोड़ने वाला ट्रैक आपका जो है वो एंटीरियर लिम्ब में आता है। और दूसरा आपका आ जाता है इसमें फ्रंटोपोंटाइन, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन याद रख लें, फ्रंटोपोंटाइन यानी कि फ्रंटल लोब को पॉन्स के साथ जोड़ने वाला ट्रैक्ट जो है वो एंटीरियर लिम्ब में आएगा, थैलेमोकॉर्टिकल एंड फ्रंटोपोंटाइन। उसके बाद हम जीनू पे आते हैं, तो जीनू में आपके दो ट्रैक्ट्स आते हैं, ठीक है, जो बेसिकली बल्कि सॉरी जीनू में आपका एक ट्रैक आता है दैट इज़ द कॉर्टिकोबल्बर, ठीक है, जो कॉर्टेक्स को ब्रेन स्टेम के साथ जोड़ता है। ठीक है, कॉर्टेक्स को ब्रेन स्टेम के साथ जोड़ने वाला जीनू में आता है। और जब हम पोस्टीरियर लिम्ब पे आते हैं तो पोस्टीरियर लिम्ब में आपका कॉर्टिकोस्पाइनल, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, ये कॉर्टिकोस्पाइनल जो ट्रैक्ट्स होते हैं आपके, ठीक है, वो कॉर्टेक्स को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ते हैं और बेसिकली आपके मेजर मोटर ट्रैक्ट्स हैं। तो अगर आप देखते हैं, ठीक है, कि जो आपका जीनू है या आपका जो है आपका ये पोस्टीरियर लिम्ब है, ठीक है, ये आपका बेसिकली मोटर फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है। कॉर्टिकोबल्बर एंड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स इसमें से गुजर रहे हैं ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की इंसल्ट होती है इस लेवल पे, इंटरनल कैप्सूल के लेवल पे, तो मोटर फंक्शन का मसला है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अब चीज़ जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि अगर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की वजह से सेंसरी फंक्शंस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब है कि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की इंसल्ट एट द लेवल ऑफ इंटरनल कैप्सूल नहीं हुई, उसकी इंसल्ट एट द लेवल ऑफ कॉर्टेक्स हुई है, जहाँ पे उसने कॉर्टेक्स को भी इन्वॉल्व किया है, जिसमें आपके और बड़े मसले मसाइल आते हैं, जिसमें आपका एफेजियाज आ जाते हैं, गेस्टरमैन सिंड्रोम आ जाता है, ठीक है। वो फिर डिपेंड करता है कि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की कॉर्टेक्स में भी इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सेंसरी मसला नहीं है, सिर्फ मोटर इश्यूज़ हैं, ठीक है, और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की वजह से हैं, तो दे आर ड्यू टू डैमेज to the corticobulbar and the corticospinal tracts that are present in genu and the posterior limb of the internal capsule. Simple, ठीक है। तो ये हाइड्रोसेफेलस बेसिकली क्या होता है कि इंक्रीज CSF वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर डायलेशन होती है और इसमें रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी हो सकता है। हाइड्रोसेफेलस समझने से पहले आपको सबसे पहले जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है ना ब्रेन का, वो समझना पड़ेगा। बेसिकली आपके दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं,
ठीक है। ये लेटरल वेंट्रिकल्स वाया इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू जो है ना वो खुलते हैं इनटू द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल आपस में कनेक्टेड होते हैं वाया सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ठीक है। और फोर्थ वेंट्रिकल आगे फिर सेंट्रल कैनाल और नीचे कनेक्टेड होता है विद द स्पाइनल कॉर्ड वाया फोरामेन ऑफ मेजेंडी से। फोर्थ वेंट्रिकल खुलते हैं तो सेंट्रल कैनाल, और लेटरल जो है वो फोरामेन ऑफ लश्का से। तो ये बेसिकली आपका पूरे का पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टम है। अब इस वेंट्रिकुलर सिस्टम में अगर क्या कहते हैं किसी वजह से CSF ज़्यादा हो जाए तो अल्टीमेटली जो है ना उसकी वजह से रेस्ड ICP हो सकता है और हाइड्रोसेफलस हो सकता है। अब अगली चीज़ ये कि जब ये CSF प्रोड्यूस होता है, CSF बेसिकली प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। और वो यहाँ से फिर वापस एरेकिनॉइड विलाय से बेसिकली रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको मोटी मोटी पता होनी चाहिए। अब होता क्या है कि इसकी टाइप्स आपको आनी चाहिए। सबसे पहले होता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस में क्या है कि बेसिकली पोस्ट मेनिंजेटिक स्कारिंग वगैरह की वजह से अगर एरेकिनॉइड विलाय में किसी वजह से पोस्ट मेनिंजेटिक स्कारिंग वगैरह हो जाए तो फिर बेसिकली एब्जॉर्प्शन नहीं होती CSF की, इसलिए CSF जो है वो बिल्डअप होने लग जाता है एंड दैट इज़ कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। यानी कि सारे वेंट्रिकल्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और सारे के सारे ही भरे हुए हैं, सारे के सारे ही डायलेट हुए हुए हैं, ठीक है। दैट इज़ कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। इम्पेयर्ड CSF रीअब्जॉर्प्शन इन एरेकिनॉइड ग्रैनुलेशंस और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो इन सब एरेकिनॉइड स्पेस, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी तरह का हमारे पास आ जाता है हाइड्रोसेफलस, दैट इज़ नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस, जिसको हम कहते हैं NPH, ठीक है। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस में क्या होता है कि एल्डरली में, ठीक है, एल्डरली पेशेंट्स में एक्सपेंशन हो जाती है वेंट्रिकल्स की, एल्डरली में एक्सपेंशन हो जाती है वेंट्रिकल्स की। तो वेंट्रिकल्स की जब एक्सपेंशन होती है तो आपका एक स्पेस होती है, एक एरिया होता है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। कोरोना रेडिएटा जो है, ठीक है, जब वो बेसिकली डैमेज होता है तो आपका नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस आता है या NPH जिसको कहते हैं एल्डरली में, ठीक है। तो इसके निमोनिक है वेट, वॉबली एंड वैकी। W से याद रखना है, W से वेट, वेट का मतलब है कि इसमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है। वॉबली, वॉबली का मतलब है कि गेट के इश्यूज आते हैं जिसमें आपकी एप्रेक्सिक या मैग्नेटिक गेट होती है कि जो एल्डरली बंदा है वो अपना पाँव ही नहीं उठा सकता। और वैकी, वैकी का मतलब है कि कोई ना कोई उसकी कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है जैसे डिमेंशिया है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस की ही आगे फर्दर फॉर्म है और इसमें बेसिकली आपके वेंट्रिकल्स जो हैं वो क्रॉनिकली डायलेटेड होते हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस। उसके बाद आ जाता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो होती है विद इन द वेंट्रिकल्स। मोस्ट कॉमनली ये होती है फोरामेन ऑफ मॉनरो पे या सेरेब्रल एक्विडक्ट या फिर ओपनिंग्स ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, लेकिन मोस्ट कॉमन अगर पूछें तो कहते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस पे होती है, ठीक है। इसमें आपने कैसे याद रखना है कि देखिए अगर क्या कहते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस में होती है ना ब्लॉकेज, तो ऑब्वियसली आपके जो है वो थर्ड वेंट्रिकल भी डायलेट करेगा, आपके लेटरल वेंट्रिकल्स भी डायलेट करेंगे। अगर आपकी ब्लॉकेज कहीं पे फोर्थ वेंट्रिकल में होती है तो फोर्थ वेंट्रिकल भी डायलेट करेगा, थर्ड वेंट्रिकल भी डायलेट करेगा, सेरेब्रल एक्विडक्ट भी डायलेट करेगी और साथ ही साथ लेटरल वेंट्रिकल्स भी डायलेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जहाँ पे होगी आपकी ऑब्स्ट्रक्शन उससे पीछे वाले स्ट्रक्चर सारे डायलेट कर जाएंगे, ठीक है। और लास्ट जो टाइप है हमारी इसकी हाइड्रोसेफलस की, दैट इज़ हाइड्रोसेफलस एक्स वैक्यू, ये वाला, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि बेसिकली ब्रेन की एट्रोफी होती है, ठीक है। ब्रेन टिश्यू इज़ लॉस्ट ड्यू टू एट्रोफी, ठीक है। किसी भी वजह से हो सकती है, ये HIV की वजह से हो सकती है, ये हंटिंगटन डिजीज़ की वजह से हो सकती है, ये पिक्स डिजीज़ की वजह से हो सकती है, ये स्ट्रोक की वजह से हो सकती है, ये सर्जरी की वजह से हो सकती है, ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, ठीक है। इसकी वजह से अल्टीमेटली ब्रेन की एट्रोफी होती है जिसकी वजह से आपके वेंट्रिकल्स जो हैं वो डायलेट कर जाते हैं, लेकिन प्रेशर CSF का नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो ये आपकी टाइप्स हैं सारी की सारी, 4 टाइप्स आपकी जो है
वो हाइड्रोसेफलिस की नॉन कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग, नॉर्मल प्रेशर एंड एक्स वैक्यू। ठीक है, ये डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल प्रेशर में आपको वेट, वॉबली और वैक्यू पता होना चाहिए। कोरोना रेडिएटर पता होना चाहिए। कम्युनिकेटिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि CSF की रीअब्जॉर्प्शन नहीं है। नॉन कम्युनिकेटिंग में आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। और एक्स वैक्यू में पता होना चाहिए कि ब्रेन की इंसल्ट है जिसकी वजह से उसकी एट्रोफी हुई है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल दैट वॉज नीडेड for the exam regarding hydrocephalus. इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इंट्राक्रेनियल हेमरेज में आपको पहले तो पता होना चाहिए लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ मेनिंजेस। अब मेनिंजेस जो हैं वो 3 हैं आपके पास, पैड से याद रखना है, PAD। सबसे अंदर आ जाती है पाया मैटर, फिर एरेक्नॉइड मैटर, फिर ड्यूरा मैटर। उसके बाद आता है आपका स्कल या क्रेनियम, फिर आती है पेरियोस्टियम और फिर आती है स्किन। अब जो स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में स्पेस है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपीड्यूरल स्पेस। जो ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में स्पेस है उसको हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। ये देखिए, ड्यूरा के नीचे, एरेक्नॉइड के ऊपर, सब ड्यूरल स्पेस। फिर एरेक्नॉइड और पाया के बीच में आ जाती है सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब हम चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेमरेजेस में। 4 हेमरेजेस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, एपीड्यूरल, सबड्यूरल, सब एरेक्नॉइड एंड इंट्रापेरेन्काइमल। ठीक है, अब एपीड्यूरल और सबड्यूरल को इकट्ठा डिस्कस करेंगे पहले। अब एपीड्यूरल जो है वो है आपके बिटवीन स्कल एंड द ड्यूरा मैटर, मतलब कि आउटर मोस्ट जो पार्ट है। स्कल उसको एक्सपैंड नहीं होने देता सही तरीके से, जो भी अंदर ब्लड जमा होता है, इसीलिए वो एक लेंस शेप्ड बन जाता है। अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इसमें स्कल फ्रैक्चर की वजह से एपीड्यूरल हो रहा होता है और इसमें आर्टरी जाती है। ये देखिए, रेड ब्लड है तो आर्टरी जाती है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। अब इसको कंपेयर करें सबड्यूरल से। सबड्यूरल जो है वो बिटवीन ड्यूरा एंड एरेक्नॉइड इनके बीच में है। ये देखिए, ये ब्लू ब्लड है, मतलब कि वीनस ब्लड है, मतलब कि ब्रिजिंग जो वेन्स हैं, ठीक है, उनके डैमेज से सबड्यूरल हेमाटोमा हुआ है। और ये देखिए, ये लेंस शेप्ड है और ये क्रीसेंट शेप्ड है। अब चलते हैं एक निमोनिक पे जिससे आपको याद हो जाएगा, ब्लेम्ड। एपीड्यूरल बिटवीन स्कल एंड ड्यूरा, सबड्यूरल बिटवीन ड्यूरा एंड एरेक्नॉइड। निमोनिक है ब्लेम्ड, BLAMED। बी से आ जाता है बाइकॉन्वेक्स ऑन CT। एपीड्यूरल मैंने आपको दिखा दिया। ल्यूसिड इंटरवल इज प्रेजेंट इन एपीड्यूरल। आर्टरी इज डैमेज्ड इन एपीड्यूरल। आर्टरी कौन सी? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा भी यही पहली 4 चीजें पूछी जाती हैं ज्यादातर। फिर ई से याद रखना है कि 3 cranial nerve 3 is involved. It does not cross the suture lines and there is a clue of skull fracture in the scenario. ठीक है, अब इसी हिसाब से आपने सबड्यूरल याद करना है। इधर बायोकॉन्वेक्स था, यहाँ पे क्रीसेंट है, यहाँ पे लूसिड इंटरवल प्रेजेंट था, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आर्टरी डैमेज हो रही थी जो कि मिडिल मेनिंजियल थी, और यहाँ पे ब्रिजिंग वेन्स डैमेज हो रही हैं। ठीक है, ये आपको याद होगा, ये रेड था, ये ब्लू था। फिर यहाँ पे क्रेनियल नर्व 3 इन्वॉल्व थी। यहाँ पे 3 को आपने याद रखना कि एम की तरह है ना, तो इसमें मिडलाइन शिफ्ट होती है, मतलब कि ये जब ब्लड बिल्डअप होते हैं इन द सबड्यूरल स्पेस तो वो पूरी मिडलाइन को शिफ्ट कर देता है दूसरी तरफ, थोड़ी सी स्लाइड से शिफ्ट होती है। फिर इट डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन, तो सबड्यूरल करेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें स्कल फ्रैक्चर का क्लू होना था। अब सबड्यूरल में बेसिकली वेन्स जो है जहाँ पे वो वीक है वो इशू होगा, जिसमें आप ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, शेकन बेबी सिंड्रोम हो सकता है, कोई एल्डरली बंदा हो सकता है, उसकी सारी बात है, वीनस कंप्लायंस इतनी अच्छी नहीं होती, और एल्कोहलिक पेशेंट होता है। ठीक है, अब पूछा क्या जाता है इनमें से,
बायकॉन्वेक्स और क्रीसेंट शेप का पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि आर्टरी डैमेज जो कि मिडल मेनिंजियल है। इसमें पूछा जाता है ब्रिजिंग वेन्स डैमेज होती है। यही 3 चीज़ें हैं जो दोनों में पूछी जाती हैं। या चौथी ये चीज़ पूछी जाती है कि है कहाँ पे। अब चलते हैं आगे। सब एरेकिनॉइड हेमरेज और इंट्रापैरेन्काइमल। सब एरेकिनॉइड हेमरेज है जो कि बेसिकली बिलो द एरेकिनॉइड है, ठीक है, बिटवीन द पाया एंड एरेकिनॉइड। अब वहां पे मैक्सिमम वो वाली जगह है जहां पे आपकी मैक्सिमम ब्लड वेसल्स होती हैं। तो अगर कोई एन्यूरिज्म होता है, जैसे आपको बेरी एन्यूरिज्म है, अगर आपको याद हो कि रीनल के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, उसके अंदर बेरी एन्यूरिज्म होता है। सिस्ट इन द किडनी, सिस्ट इन द लिवर, सिस्ट इन द ब्रेन, ये वाला जो निमोनिक था, ठीक है। तो अब जब वो बेरी एन्यूरिज्म रप्चर करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो CSF है उसके अंदर ब्लड आ जाएगा। तो जब आप लंबर पंक्चर करोगे, CSF एनालिसिस करोगे, वो सेंडोक्रोमिक होगा, ठीक है, या ब्लड होगा उसमें। और वो पेशेंट आता है आपके पास वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ के साथ, ठीक है। और उसका ट्रीटमेंट है निमोडिपिन। निमोडिपिन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है सेरिब्रल वेसोस्पैज्म को। फिर आता है इंट्रापैरेन्काइमल। इंट्रापैरेन्काइमल जो है इट इज ड्यू टू सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। ये बेसिकली डायरेक्ट ब्रेन पे है, ठीक है। ज्यादातर ये बेसल गैंग्लिया और इंटरनल कैप्सूल को डैमेज कर रहा होता है, लेकिन कहीं भी हो सकता है, सेरिब्रम पे भी हो सकता है, सेरिबेलम पे भी हो सकता है, मिड ब्रेन पे भी हो सकता है और ब्रेन स्टेम पे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये बेसल गैंग्लिया और इंटरनल कैप्सूल पे है। पूछा नहीं जाता लेकिन आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर रीपरफ्यूजन इंजरी के बाद होता है, मतलब कि स्ट्रोक हो गई, इस्कीमिक, एकदम रीपरफ्यूज हुई वो जगह, ठीक है, और वहां पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन गई, ठीक है, फ्री रेडिकल की वजह से उधर डैमेज हो गया। अब चलते हैं आगे इनके MCQs की तरफ। ब्लो टू टेम्पोरल साइड ऑफ हेड, इंटरनल ब्लीडिंग, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, बता चुका हूं आपको। एक्स्ट्रा ड्यूरल में ब्लड होता है बिटवीन ड्यूरा एंड कैलवेरिया और मिडल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज होती है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी लेंस शेप्ड एंड बायकन्वेक्स हीमाटोमा, कॉमन सेंस से ये आपको बता चुका हूँ। और सब एरेकिनॉइड में क्रीसेंट था, वही वाली सब ड्यूरल में क्रीसेंट था। सब ड्यूरल हीमाटोमा लीकेज ऑफ सेरिब्रल वेन, सब ड्यूरल हीमाटोमा रप्चर ऑफ सेरिब्रल वेन, सुपरफिशियल ब्रिजिंग वेन्स होती है और क्रीसेंट हीमाटोमा बन जाता है। अब सब एरेकिनॉइड है, वही वाली बात, सेरिब्रल आर्टरीज डैमेज होती है और वेन डैमेज होती है। बेरी एन्यूरिज्म इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है। ग्रेट वेसल्स लोकेटेड इन द सब एरेकिनॉइड स्पेस, मेजर ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन आर प्रेजेंट इन सब एरेकिनॉइड स्पेस, और ब्लड स्टेन CSF भी मिलेगा आपको सब एरेकिनॉइड हेमरेज में। अगला टॉपिक है हमारा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम बेसिकली कलेक्शन होती है आपकी न्यूरल स्ट्रक्चर्स की जो इन्वॉल्व होते हैं आपकी इमोशंस में, मेमोरी में, ऑल्फैक्शन में, बिहेवियरल मॉड्यूलेशन में और ANS फंक्शन में, ठीक है। बेसिकली जो आपका लिम्बिक सिस्टम है ना, ये आपने इस सर्किट से याद रखना है जिसका नाम है पेपेज सर्किट। बेसिकली इसमें जो चीज़ें आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका शुरू होता है फ्रॉम द हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस से, ठीक है, ये जाता है वाया द फॉर्निक्स, ठीक है, टुवर्ड्स द मेमेलरी बॉडी, ठीक है। मेमेलरी बॉडी से, ठीक है, ये जाता है इनटू द थैलेमस। थैलेमस से जाता है ये सिंगुलेट गायरस, ठीक है, और सिंगुलेट गायरस से ये वापस फिर आ जाता है इनटू द हिप्पोकैम्पस, ठीक है। यहाँ से देखिए हिप्पोकैम्पस से फॉर्निक्स के थ्रू मेमेलरी बॉडी, फिर थैलेमस के एंटीरियर न्यूक्लियस होता है सिंगुलेट गायरस और फिर हिप्पोकैम्पस। ये पूरे का पूरा एक सर्किट बनता है दैट इज कॉल्ड द पेपेज सर्किट, ठीक है। एक तो आपको ये कंपोनेंट्स पता होने चाहिए सारे, ठीक है। दूसरा आपको फंक्शंस मैंने बताए हैं इसके, ठीक है, साथ ही, ठीक है, कि इसमें आपने याद रखना कि इसमें ना F से फंक्शंस में आ जाता है फीडिंग, फीलिंग, फ्लीइंग, फाइटिंग एंड सेक्स ड्राइव, ठीक है। ये सारे के सारे फंक्शंस हैं ऑफ द लिम्बिक सिस्टम जो इसने कंट्रोल करने होते हैं, ठीक है। द फेमस F's ऑफ लिम्बिक सिस्टम, फीडिंग, फीलिंग, फ्लीइंग, फाइटिंग एंड सेक्स ड्राइव। यहाँ पे आपने ऑल्फैक्टरी सिस्टम ज़हन में रखना है।
ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो है ना उसका लाइफ स्पैन होता है ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स का इज़ 30 to 120 डेज, ये रट्टा लगाना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑल्फैक्टरी सिस्टम डू नॉट रिले इन थैलेमस, ये यहाँ पे एक बस बज़वर्ड है, पॉइंट है जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाह रहा था, जो इम्पॉर्टेंट है, जो अपने ज़हन में रखना है। अब आपने यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो अल्जाइमर्स होती है ना, जो वो वाले न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं आपके इसमें अल्जाइमर्स में, जो बेसिकली हिप्पोकैम्पस में बिगिन हो रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए सबसे ज़्यादा आपकी जो मेमोरी इफेक्ट होती है ना, ठीक है, मतलब कि अल्जाइमर्स में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इफेक्ट होती है ना वो आपकी मेमोरी हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके वो वाले न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं जो हिप्पोकैम्पस में शुरू हो रहे होते हैं। एक तो बस ये दो चीज़ें आपने यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक है, हिप्पोकैम्पस की बात याद रखनी है, एक ऑल्फैक्टरी सिस्टम की बात याद रखनी है। अब फिर एंटीरोग्रेट एमनीसिया क्या होता है कि अनएबल टू एक्वायर न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि नई कोई भी चीज़ याद नहीं रहती। अब जो आपका एमिग्डाला है, जो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, ये एमिग्डाला दैट इज डीप टू द अंकस, ठीक है, अगर ये डैमेज होता है तो आपका एक सिंड्रोम होता है दैट इज कॉल्ड द क्लूवर बूसी सिंड्रोम, द क्लूवर बूसी सिंड्रोम। इसको अब आपने याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल है। बेसिकली ये जो आपका एमिग्डाला है ये कंट्रोल कर रहा होता है आपकी तीन चीज़ें, ठीक है, ईटिंग है, सेक्स ड्राइव है और बिहेवियर है, ये तीन चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आपका बायलैटरल लीजन होती है एमिग्डाला की और हिप्पोकैम्पस की, तो या फिर बायलैटरली आपका टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है जहाँ पे एमिग्डाला है, तो एमिग्डाला आपका डीप टू द अंकस है टेम्पोरल लोब में, तो फिर आपकी ये तीन चीज़ें अफेक्ट होंगी। आपकी बेसिकली हाइपर ओरैलिटी शुरू हो जाती है। हाइपर ओरैलिटी का क्या मतलब है कि जो है पेशेंट, ठीक है, वो हर चीज़ मुंह में डालने लग जाता है, ठीक है, जो भी वो देखते हैं। फिर हाइपर सेक्सुअलिटी एंड लॉस ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस हो जाता है, क्योंकि आपकी सेक्स ड्राइव जो है वो अफेक्ट हो रही होती है, तो हाइपर सेक्सुअलिटी हो जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ बिहेवियरल चेंजेस आती हैं जिसमें प्लेसिडिटी है, जिसमें डिक्रीज एग्रेसिव बिहेवियर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं, उसके साथ साथ एंटीरोग्रेड एमनीसिया भी आता है और हाइपर मेटामॉर्फोसिस भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है, हाइपर ओरैलिटी, हाइपर सेक्सुअलिटी एंड प्लेसिडिटी, ठीक है, और साथ एंटीरोग्रेड एमनीसिया। ये तब होती हैं, इसको क्लूवर बूसी सिंड्रोम कहते हैं, जब आपका एमिग्डाला डैमेज हो रहा होता है, एमिग्डाला आपका डीप टू द अंकस होता है और इन द टेम्पोरल लोब होता है। अब इसके जो पाथवेज हैं वो तो ऑब्वियसली बहुत डिटेल्ड हैं, लेकिन दे आर नॉट एज मच रिक्वायर्ड फॉर पार्ट 1 या एट दिस लेवल। तो आपने जो चीज़ याद रखनी है सिर्फ वो एक है, वो मैं सिर्फ स्टेट कर देता हूँ यहाँ पे कि जो आपका मीज़ो लिम्बिक पाथवे होता है ना, जो बेसिकली वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से न्यूक्लियस अकम्बेंस तक जा रहा है, ठीक है, जो आपका मीज़ो लिम्बिक पाथवे है, ठीक है, वो एंटीसाइकोटिक्स का प्राइमरी थेरेप्यूटिक टारगेट होता है। तो एंटीसाइकोटिक्स ने आपके मीज़ो लिम्बिक पाथवे पे एक्ट करना है, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। बाकी आपको पेपे सर्किट पता होना चाहिए, इसके फंक्शंस पता होने चाहिए, इसके अल्जाइमर्स वाली चीज़ पता होनी चाहिए, क्लूवर बूसी सिंड्रोम पता होनी चाहिए, एमिग्डाला की जगह पता होनी चाहिए कि कहाँ पे होता है।